नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व आज जो है देश मना रहा है, जहां वही पर्व जिससे तय होगा आपका आने वाला भविष्य, आपके देश का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य। आपके एक मतदान से ही सब कुछ तय होगा। 7 मई यानी कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। देश के 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 1331 प्रत्याशी मैदान में है। तीसरे चरण में कुल 1,85,000 पोलिंग स्टेशन पर 17 करोड़ 24 लाख मतदाता वोट डालेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान जारी है। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें लोकसभा चुनाव का महारण और बड़े बड़े दिग्गजों ने जो है वोट डाला। और इसी कड़ी में अमित शाह ने भी अपना मतदान किया है, अपने मतों का इस्तेमाल किया है और लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। कामेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। तो आपको बताएं कि सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण आज है, जिसमें कई राज्यों की सीटों पर चुनाव सुबह से शुरू हो चुका है। और इस बार के ये चुनाव में, तीसरे चरण के चुनाव में खास बात यह है कि कई हॉट सीट ऐसी हैं जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक नजरिया हो, चाहे वो आम नजरिया हो, क्योंकि इस तीसरे चरण में चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे अन्य राज्यों की बात हो, बड़े बड़े जो राजनेता है वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो मैदान में दिग्गज, दांव पर किस्मत। और ये 3 तस्वीरें जिसमें अमित शाह ने मतदान किया है, लोगों से वोट डालने की अपील भी की। और इसके अलावा आपको बताएं कि उन्होंने अपनी पत्नी सहित कामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। चल रहा है और ऐसे में सभी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आज का दिन बेहद खास, क्योंकि पिछले 2 चरणों के बाद अब जिस तरीके से तीसरे चरण का ये रण है और पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम जो है राज्यों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही जो है नेता अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आपको बताएं हम 9 बजे तक तो 14.60% जो है मतदान हो चुका है। बिहार में 9 बजे तक जो है 10% के करीब मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 11% के करीब मतदान हो चुका है। अलग अलग राज्यों में आपको बता दें कि जो मतदान का आंकड़ा है वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अब जो है दिन शुरू हुआ है। और ऐसे में देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के जो दिग्गज हैं संभल से, और बीजेपी, सपा, बसपा, इन तीनों में आपस की टक्कर। तो तीसरे चरण के चुनाव में जो है आगरा से देखिए ये 3 जो है नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जानी है। फिरोजाबाद, तमाम जो है उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटें, जहां पर बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 14.60% जो है मतदान हो चुका है। बिहार में अगर हम बात करें 9 बजे तक तो 10% के करीब जो है मतदान हुआ है। लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू किया है। मतदान जो है सुबह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 11.13% जो है मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 14.07% जो है मतदान हुआ है। कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए तो 9 बजे तक 9.45% जो है मतदान हुआ है।
तो तीसरे चरण के रण में सुबह से है। देखिए सबसे कम जो मतदान फिलहाल हुआ है महाराष्ट्र में, क्योंकि 9 बजे तक 6.64% मतदान अब तक महाराष्ट्र में, असम में 10% के करीब। तो अलग अलग राज्यों का जो मतदान का आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। गुजरात में 9 बजे तक 9.83% मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 13.24% मतदान। तो अलग अलग राज्यों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये आपके सामने। गोवा में 9 बजे तक 11.83% मतदान अब तक हो चुका है। चलिए, तो सुबह से ही जो है मतदान हो रहा है, सभी अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ 3 सहयोगी, मेरे 2 सहयोगी ओमशिल जो है न्यूज़रूम से जुड़े हुए, नगेंद्र मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए, इनके अलावा जो है पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं शुभम जी आप ही से ले लेती हूँ अपडेट कि पश्चिम बंगाल में क्या हाल है, किस तरह से जो है सुबह से मतदान हो रहा है, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है, क्या लोग जो है उत्सुकता दिखा रहे हैं इस तीसरे चरण में मतदान करने के लिए? शुभम जी बिल्कुल, मतदान तो अच्छा चल रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में 9:30 बजे तक, 9 बजे के बाद से अभी 15.85% मतदान हुआ है और जंगीपुर में 16.95% हुआ है। दक्षिण मालदा में 16.30% मतदान हो चुका है। मालदा उत्तर में 15.33% और मुर्शिदाबाद में 14.87% अभी तक मतदान हो चुका है। तो इससे ही वोटर्स की उत्सुकता समझ में आ रही है कि सुबह से इतना मतदान हो चुका है। लेकिन मतदान के शुरू होने के साथ ही साथ कई जगह से कई जो अप्रिय घटना है, कई झड़प की जो स्थितियां बन गई हैं और वो खबरें भी हमारे पास आ रही हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले रूपा जो मित्रा है बीजेपी की कैंडिडेट, उन्होंने जो टीएमसी के वहां के काउंसिलर और चेयरमैन पे इल्जाम लगाया है कि वो यहाँ पर सामने ही उन्होंने जो अपनी गाड़ियां लगा रखी हैं और वो लोग वोटर्स को वहां पे प्रभावित कर रहे हैं वोट देने के लिए नहीं आने के लिए। कई तरह के जो इल्जाम है वो लगाए हैं। तो इस तरह की कई झड़प सामने आ रही है। जंगीपुर से जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के जो प्रार्थी हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, जंगीपुर के जो प्रार्थी हैं वो वहां पे मतलब ऑलमोस्ट हाथापाई पर नौबत आ गई है। तो कई जगह से जो झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए, कई जगह पर जो है हालांकि मतदान सुबह से हो रहा है, कई जगह से टूट फूट की तस्वीरें जरूर सामने आएंगी। ओमशुल, जिस तरीके से बिहार की आज 5 सीटों पर मतदान है, क्या सरगर्मियां दिखाई पड़ रही हैं? अब तक कितना % मतदान और लोगों में कितनी उत्सुकता? 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। औरैया की बात कर ले, झज्जरपुर की बात कर ले, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल में चुनाव हो रहे हैं। वहां पर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 11% के करीब 10.41% वहां पर वोटिंग हुई है। लेकिन अगर हम पिछले चरणों के मुकाबले अगर इस आंकड़े को देखें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये शुरुआत के आंकड़े हैं, अभी 9 बजे तक के आंकड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिन तक क्या आंकड़े सामने निकल कर आते हैं। लेकिन अगर हम सबसे कम वोट की बात करें तो सबसे कम वोट महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है। हमें पहले के चरणों में भी यही देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कम वोट हमें देखने को मिलता रहा है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पश्चिम बंगाल से आ रहा है, 15.47%। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल से, पिछले दोनों फेजेज में आपने देखा होगा कि दोनों फेजेज में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पूरे देश से कहीं से आया है तो बंगाल से आया है। तो क्या वहां परिवर्तन का लहर है या फिर वहां पर जनता किस मुद्दे पर ज्यादा खुलकर वोट दे रही है? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करते तो कई सारे वहां पर मुद्दे थे, चाहे वो संदेश खाली का मुद्दा हो, जो शिक्षक भर्ती घोटाले का जो स्कैम हुआ था उसका मामला हो, और टीएमसी सरकार को लगातार जो भारतीय जनता पार्टी घेरती आई है उसका मामला हो, और जो तमाम तरीके के आरोप
आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगे और जो जमीनी कुछ मुद्दे हैं, और चाहे हम राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर ले, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हो, अब कौन सा मुद्दा हावी है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाली बात टीएमसी के लिए है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन भारतीय जनता पार्टी के लिए देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से वोटर्स निकल रहे हैं अपने घरों से और अपने मताधिकार का पालन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और वहीं अगर हम बात करें एक महाराष्ट्र के बारामती सीट की, तो बारामती सीट में पवार वर्सेस पवार है, आपको पता होगा। एक जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं एक तरफ, तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, तो वो दोनों वोट देने पहुंची। और आपको बता दूं 10 साल बाद एक बार फिर से शरद पवार भी वहां वोट देने पहुंचे। हमने तस्वीरें भी देखी, सुप्रिया सुले भी उनके साथ ओवरऑल जो है अब जो है मतदाता सुबह से ही अपने मतों का इस्तेमाल करें। नगन जिस तरीके से हमने 2 चरणों का चुनाव देखा, किस तरीके से लोगों ने जो है कम उत्सुकता दिखाई। हालांकि चुनाव आयोग की जो बाद में रिपोर्ट आई 14 दिन के बाद, उसमें जरूर ये मतगणना जो बढ़कर सामने आई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि तीसरे फेज में जो ये अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहा है, हालांकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बहुत कम परसेंट वहां पर सामने आया, क्या आपको लग रहा है कि लोगों की क्या उत्सुकता अब कम हो चुकी है? क्या लोग अब मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रहे? किस तरह का चुनाव आपको ये लग रहा है इस बार का 2024 का? देखिए लता, अभी तक के जो सेकेंड फेज तक का जो इलेक्शन हुआ है और उसमें जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा है, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि थर्ड फेज आते आते वोटिंग प्रतिशत बढ़े। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लग रहा है कि शाम होते होते बहुत ज्यादा वोटिंग होगी। अभी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अब तक 2 चरणों में वोटिंग हुई है उसी तरह की वोटिंग रहनी है। और यह चिंता की बात है कि आखिर इस बार के चुनाव में जो वोटर है वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, इस पर भी अलग अलग राय हैं। जो लोग महागठबंधन में हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी या ये कहें कि एनडीए का जो वोटर है वो नीरस है, उसको लग रहा है कि जो वोट मतलब 400 पार का जो नारा है, तो इस बार सरकार तो हमारी बन ही रही है, तो इसलिए जो वोटर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसी तरह से यदि जो एनडीए या बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई चेहरा ही महागठबंधन का नहीं है, तो जो उनका वोटर है वो इस बार उत्साह नहीं दिखा रहा है कि सरकार तब भी बीजेपी की ही बन रही है और इधर हमारे पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है गठबंधन का। तो ये एक चीज देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 4 जून को वोटिंग खुलेंगी तो उस वक्त इसका फायदा किसको होता है या नुकसान इसका किसको होता है, जो कम वोटिंग लगातार देखी जा रही है। कुछ स्टेट हैं जैसे आज भी देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा वोटिंग वहां पर हो रही है। और पश्चिम बंगाल का आप देखिए कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और आज भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो दूसरे राज्यों से ज्यादा है। लेकिन आज फिलहाल तक के जो आंकड़े आए हैं इसमें मध्य प्रदेश भी बढ़त बनाए हुए दिख रहा है और लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता थर्ड फेज आते आते कुछ उत्साह वोटिंग के लिए दिखा रही है। बिल्कुल। हालांकि तीसरे फेज में आते आते ये उम्मीद जरूर है और कोशिश भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि जो पिछले 2 फेज का आंकड़ा था वो काफी चिंताजनक था कि लोग क्यों नहीं इस बार इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया गया, नेताओं ने भी जो अपनी तत्परता बढ़ाई है। ऐसे में शुभम, अगर हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो शाहजहां शेख का मामला हो, चाहे वो अन्य मामले हो, जिस तरीके से जो एक माहौल बनाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में हुई थी या लगातार हो रही है, तमाम आरोप टीएमसी पर भी लग रहे हैं, बीजेपी पर भी लग रहे हैं। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो है एक बड़ा उठापटक होगा? क्या बीजेपी जो है एक बड़े फ्रेम में पश्चिम बंगाल में दिख पाएगी क्या? हाँ, देखिए जिस तरह से चुनावी माहौल में उठापटक चल रही है, रोज ही एक नई वीडियो, एक नई न्यूज सामने आ रही है, तो
उस परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो जरूर बंगाल में नजर आ रहा है कि एक बड़ी उठापटक सामने है। लेकिन आज के जो 4 केंद्र पर जो मतदान हो रहा है वहां पे इसलिए इंटरेस्टिंग ज्यादा आपको लग रहा है, जैसे वोटिंग परसेंटेज अभी अभी हमें बताया भाटी जी ने कि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा बंगाल से आ रही है, क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं ये बिल्कुल अलग हैं। और मैं आपको बता दूं, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण हमेशा से कांग्रेस की सीट रही हैं और पिछली बार 2019 में इस सीट में सेंध लगाई थी बीजेपी के खगेन मुर्मू ने, जिनको उत्तर मालदा ने जिताया था। वहां के वोटर्स ने बीजेपी पे भरोसा जताया और 2019 में ये सीट कांग्रेस से बीजेपी ने ले ली। तो कहीं ना कहीं उस सीट को पाने का वापस से जुनून वोटर्स में हो सकता है। मालदा उत्तर से जो खगेन मुर्मू की सीट है ये उसका हो गया, लेकिन मालदा दक्षिण से जहां पर अभी भी कांग्रेस के हाथ में ही ये सीट है, जो गनी खान चौधरी हैं वो हमेशा से वहां पर जीतते आ रहे हैं और उनके अस्वस्थता के कारण उनके ही भतीजे ईशा खान को वहां से इस बार उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सीट उनके हाथ से न जाए, इसको देखते हुए भी वहां पर वोटिंग ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स वहां पर ज्यादा हैं और अभी तक के वोट परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ज्यादा वोटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो वोट जो वहां का जो उम्मीदवार वापस से गनी खान चौधरी जो मालदा दक्षिण से हमेशा से वहां से जीतते आ रहे हैं, वो जो उनकी सीट है उनके हाथ से ना जाए, इसलिए वहां पे कहीं ना कहीं ईशा खान को जिताने की लहर चल रही है। वही मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में टीएमसी के हाथ में ये जो सीट है ये कहीं हाथ से ना जाए, इसके लिए भी वोटर्स में जो है बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कहां तक ये आगे जाता है, कहीं बीजेपी की जो सीट 2019 में आई है वो भी इस बार बहुत ज्यादा अपना जो अहम वहां पर रोल निभाएगी, क्योंकि 2019 में ये सीट जब आई थी बीजेपी के फाले में तो ये बहुत बड़ी बात थी और इस बार पूरा जोर लगाया हुआ है वहां पर कि ये सीट जो है वहां नहीं जाए। यानी बीजेपी के लिए जो है बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन पुरजोर कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में जो है अपना अस्तित्व जो जमा पाए। हालांकि ओमशुल जिस तरीके से बिहार की 5 सीटों में जो चुनाव हो रहा है, चाहे झंझारपुर की सीट हो, सुपौल हो, अररिया हो, मधेपुरा हो या फिर खगड़िया हो, इन 5 सीटों में जिस तरीके से महागठबंधन वर्सेज जो एनडीए की लड़ाई चल रही है, जेडीयू की लड़ाई चल रही है, बीजेपी की लड़ाई चल रही है, क्या लगता है, क्योंकि जेडीयू को अपने खेमे को बचाना है, इन सीटों पर अपनी काबिज सीट पर वापस से जमकर बैठना है, तो वही राजद भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस सीट से जेडीयू को उखाड़ फेंके। तो किस तरह के समीकरण इन 5 सीटों पर बनते हुए बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो महागठबंधन का जो एक आइकॉन तैयार किया गया था, इसका असर बिहार में होगा? राजद के प्रति क्या लोगों का विश्वास बढ़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए लता, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के जो अभी जो 3rd फेज में जो 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ उसी में नहीं 40 लोकसभा में मुकाबले जो हैं काफ़ी दिलचस्प रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा पूर्व के दिनों में जो तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, जन विश्वास यात्रा निकाले और जिस तरीके से जन समर्थन उन्हें मिला, वो देर रात अगर किसी गाँव में पहुँचते थे, रात के 12-1 बजे भी उसी हिसाब से उनको जन समर्थन भी मिलता था। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जन समर्थन मिला, क्या उसे वोट बैंक में तब्दील करने में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन वहां पर कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 40 में से 39 लोकसभा सीटें बिहार में एनडीए के पास है, और अगर वही हम बात करें तो इस बार तमाम सारे मुद्दे वहां पर रहे हैं। वहां पर देखा गया है कि जो पूर्वांचल वाले क्षेत्र, चाहे वो पूर्णिया की बात कर लें या फिर हम जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात करें या फिर सुपौल वाला जो एरिया है, सुपौल, खगड़िया और अररिया वाला जो हिस्सा है, जहां पे अररिया और खगड़िया में आज चुनाव भी हो रहे हैं और सुपौल में भी चुनाव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमें नाराजगी एनडीए के प्रति देखने को मिली है। चाहे वो भागलपुर वाले इलाके की बात कर लें तो उन सारे क्षेत्रों में नाराजगी जनता के मन में देखी गई है एनडीए के प्रति। तो क्या इन सारी चीजों को क्रेडिट महागठबंधन कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर पूर्णिया की बात करें, 2nd फेज में वहां पर वोटिंग हुई, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके
तरीके से पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में जो खटपट चल रही थी, उसके बाद जो निर्दलीय पप्पू यादव ने यह निर्णय लिया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, तो उससे अब किसको फायदा हो रहा है ये देखने वाली बात होगी। और रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू इस बार पुरजोर कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वो साख अपनी बचाए, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू नीतीश कुमार की जो छवि है वो लगातार कहीं ना कहीं वो धूमिल होती गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान भी सामने आया था सदन में, उससे जनता नाराज थी। उसके बाद जो एक बार तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, उसके बाद फिर एनडीए में वापस आते हैं, तो बार बार पलटी मारना, वो कहीं ना कहीं छवि जो है एनडीए की, उसमें अब नीतीश कुमार को चुनौती मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है जेडीयू, क्या अब मोदी के नाम पे वोट मिलता है, क्या मोदी के नाम पर जेडीयू का नैया पार हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये देखने वाली बात। चलिए, वाकई देखने वाली बात होगी। नगेंद्र, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि जो बार बार पलटी मारने वाली छवि नीतीश बाबू की है, लगता है कि इसका असर धरातल पर भी होगा, क्योंकि ये कोई अभी नई बात तो है नहीं। अगर हम शुरुआत की बात करें तभी से जो अक्सर ये एक स्ट्रक्चर रहा है नीतीश बाबू का राजनीति में खेलने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी में जमे रहने का, तो लगता है कि इसका असर धरातल पर होगा, इस लोकसभा चुनाव में होगा, बिहार की जनता पर होगा। ये जो पलटू राम वाली छवि है ये बदलती नहीं है उनकी छवि, लेकिन असर भी कुछ खास कर नहीं पाती बिहार में जनता के दिलों में। देखिए, अब जनता किस तरफ जाती है, क्योंकि जिस तरह की बातें एनडीए की तरफ से लगातार की जा रही हैं, 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उस पर इस बार भी वोट मिलेगी। तो अगर नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो जादुई है और उस पर लोग यदि विश्वास करते हैं तो जेडीयू को बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर नीतीश बाबू की खुद की छवि की बात करें तो उसको नुकसान लगातार हो रहा है। जिस तरह से वो पाला बदलते रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी तरह से सरकार में बना रहना चाहते हैं और आप देखिए कि एक लंबे अरसे से वो सरकार में है भी, चाहे उन्हें साथ किसी का भी मिला हो, चाहे उन्होंने साथ किसी का भी लिया हो। अब चाहे वो जो गठबंधन है उसके सहयोगी रहे हो या फिर एनडीए में फिलहाल वो हैं, तो इसका नुकसान कितना उनको होता है। और अभी भी आप देखिए, गठबंधन में जो 2019 में उन्हें सीट मिली थी उससे कम सीटों पर वो इस बार गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है उसमें लड़ रहे हैं, तो कुछ नुकसान तो उन्हें पहले ही हो चुका है। अब बाकी जनता उन पर विश्वास करती है, या जिस तरह से भी ओमशील कह रहे थे कि जो उनकी छवि है उसको काफी नुकसान हुआ है और उस नुकसान का असर इस चुनाव में जो लोकसभा सीट हैं उनके आधार पर दिख सकता है। यानी कि जो असर है वो हालांकि दिख सकता है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की या फिर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो लोगों के मन में ये बहुत बेहतर आकलन रहता है कि हमें विधानसभा चुनाव में किसे वोट करना है और लोकसभा चुनाव में किसे वोट करना है। ऐसे में शुभम, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पूरी जद्दोजहद बीजेपी की पार्टी की तरफ से की जा रही है पश्चिम बंगाल में, कि किसी तरीके से ममता बनर्जी पर एक सीधा वार जो है किया जा सके। हालांकि तमाम तस्वीरें हम पश्चिम बंगाल में लंबे समय से देख ही रहे हैं, और जिस तरीके से आज जिन 4 सीटों पर मतदान पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से आपने बताया कि माहौल भी पूरा उत्साहवर्धक दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो वोटर्स की बात हो, चाहे वो नेताओं की बात हो, सभी जो है बखूबी पूरी अपनी सक्रिय भूमिका जो चुनाव में लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि जिस तरीके से तमाम पिछले दिनों हमने देखा जो बंगाल का हाल रहा, जिस तरीके से ममता बनर्जी पर भी कई आरोप लगे, हालांकि ममता बनर्जी महागठबंधन के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अकेले बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में किस तरह के समीकरण पश्चिम बंगाल में आप देख पा रहे हैं बनते बिगड़ते दोनों ही पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करें? हाँ, जैसा लता जी आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी पर लगातार, उनकी सरकार पर लगातार बहुत सारे जो इल्जाम लग रहे हैं, लगातार घेरी जा रही है सरकार, और कहीं ना कहीं सच है ये इल्जाम। जिस तरह से लगातार घिर रही है सरकार, तो उन्हें डर है कि हम कितने अपने जो सीट्स हैं उनको खोएंगे या कितनी हमारी सीट जो है वो बढ़ेंगी।
तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने सक्रियता दिखाई थी शुरुआत में, और जब बंगाल के चुनाव जब नजदीक आए तो उन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। तो फिर उसके बाद कांग्रेस और सीपीआईएम का एक गठबंधन हुआ और उन्होंने उसी तरह से अपने प्रार्थी यहाँ पर दिए हैं, और आज उसी में से 2 प्रार्थी वहां पर हैं, कांग्रेस और सीपीआईएम के। तो ये जो आपको मैं बता दूं, जो मोहम्मद सलीम है मुर्शिदाबाद से, कांग्रेस के जो प्रार्थी हैं, ये सीपीआईएम के प्रार्थी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम के गठबंधन के बाद इनको मोहम्मद सलीम को उतारा हुआ है। अभी उनकी भी प्रतिक्रिया कुछ हम देख रहे थे कि वहां पर भी कुछ जो है झड़प की जो स्थिति बन रही है, और वो सीधा सीधा वार कर रहे हैं टीएमसी पे कि हम यहाँ पर हैं, हमारे वोटर्स को किसी तरह से प्रभावित किया जाएगा तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। तो वहां पर जद्दोजहद की लड़ाई है और लगातार जो प्रार्थी है वहां पर नजर बनाए हुए हैं। तो एक तरफ तो ममता बनर्जी जो लड़ाई है वो हालांकि हर राज्य में दिखाई पड़ रही है। पूरी कोशिश राजनीतिक पार्टियों की यही है कि किसी भी तरीके से 2024 का रण है वो अपने नाम फतेह किया जाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ओमशील बहुत शुक्रिया आपका, और नागेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, शुभम तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।